हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जनरल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी इन टॉट। पिछले वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ टॉट। अब हम देख रहे हैं कि कंडीशंस क्या है। लायबिलिटी जब आती है किसी इंसान पे, लायबिलिटी यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी टॉट की, तो उसी को और कहा जाता है एलिमेंट्स इन टॉट। तो एलिमेंट्स इन टॉट या फिर कंडीशंस, जनरल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी इन टॉट, वो बेसिकली होती है तीन। इसी को देखिए एलिमेंट्स ऑफ टॉट भी कहा जाता है, एलिमेंट्स ऑफ टॉट। तो ये नॉर्मली होती है तीन प्रकार की। एक होती है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ठीक है, शायद अब ठीक है। रेड चाहिए था हमको, पता नहीं है क्यों इस तरीके से हो रहा है। हाँ ठीक है, अब ठीक है शायद। हाँ, तो देखिए, एक होता है रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा होता है लीगल डैमेज, तीसरा होता है लीगल रेमेडी। ये तीन मेन एलिमेंट्स है टॉर्ट के। यानी टॉर्ट हम बता रहे थे सिविल रॉन्ग है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा। यानी सिविल केसेस जो होते हैं नॉर्मली वो टॉर्ट के होते हैं। सिविल, देखिए सिविल केसेस, क्राइम और क्रिमिनल केसेस, ये दो चीज़ हमने देखी। क्रिमिनल के बारे में हमको बहुत कुछ पता है। सिविल में ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ें भी आ जाती है और टॉर्ट वाली चीज़ें भी आ जाती है। तो ये उसमें बेसिकली होता क्या है, मेन एलिमेंट्स क्या है किसी भी टॉर्ट के, या फिर जनरल कंडीशंस क्या है टॉर्ट के। तो एक है रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा है लीगल डैमेज, तीसरा है रेमेडी। अब देखिए, डैमेज बोला है या डैमेजेस नहीं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा डैमेजेस का मतलब होता है कंपनसेशन। ये जो डैमेज है, ये डैमेज का मतलब होता है हार्म। हार्म यानी कि नुकसान या फिर लॉस। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है कि तीन मेन एलिमेंट है। उसमें से पहला एलिमेंट है आपका रॉन्गफुल एक्ट, दूसरा है लीगल डैमेज, तीसरा है लीगल रेमेडी। तो रॉन्गफुल एक्ट के बारे में क्या बताया गया है, सबसे पहले तो भाई ऐसे सारे एक्ट जो लीगली रॉन्ग है। तो देखिए, टू डिटरमाइन द लायबिलिटी इन टॉर्ट, किसी पे भी टॉर्ट की लायबिलिटी कब आएगी, टॉर्ट की जिम्मेदारी कब आएगी, अगर उसका कोई एक्ट जो उसने किया है, उसका जो एक्ट है जो उसने किया है, वो ये पता चल जाए कि लॉफुल जस्टिफिकेशन के बिना अगर वो हुआ है, तो हम कहेंगे कि वो रॉन्गफुल एक्ट है। यानी कि मेन चीज़ क्या है रॉन्गफुल एक्ट बताने के लिए, आपको जब भी बताना रहा तो, कि लॉफुल जस्टिफिकेशन के बिना, लॉफुल जस्टिफिकेशन के बिना किया गया कोई अगर एक्ट है, एक्ट विच इज़ डन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, तो वो कहलाएगा रॉन्गफुल एक्ट। तो अगर ये प्रूव हो जाता है तभी उसकी लायबिलिटी आएगी उस पर, टॉर्ट पे। यानी किसी को भी आप नहीं बोल सकते कि भाई इसने मेरे साथ टॉर्ट किया है और केस देने के लिए चले गए, आप कोर्ट केस दे दिए और कंपनसेशन मांग लिए। ऐसा नहीं होता। उसने जो भी एक्ट किया है बिना कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन के अगर है, तभी हम कहेंगे कि भैया वो उसका रॉन्गफुल एक्ट है। दूसरी चीज़, रॉन्गफुल एक्ट में मेनली बात होती है कि ये वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट होना चाहिए उसमें। यानी ऐसे कोई एक्ट जो कि लीगली रॉन्ग है, वो कहलाएंगे रॉन्गफुल एक्ट। मतलब अगर वो आपका अगर वॉयलेशन ऑफ मॉरल, सोशल और रिलीजियस ड्यूटी है, तो वो रॉन्गफुल एक्ट नहीं कहलाएगा। मतलब वॉयलेशन ऑफ लीगल ड्यूटी कहलाना चाहिए, वो कहलाता है रॉन्गफुल एक्ट। ये मॉरल एक्ट, सोशल एक्ट और रिलीजियस एक्ट, यानी इन सब का वॉयलेशन अगर होता है, वॉयलेशन ऑफ मॉरल, सोशल और रिलीजियस ड्यूटी अगर होता है, तो वो रॉन्गफुल एक्ट नहीं है। वो रॉन्गफुल एक्ट नहीं है। रॉन्गफुल एक्ट तभी होगा अगर वो लॉफुल जस्टिफिकेशन के बिना किया है, या फिर हम कहेंगे अगले शब्दों में कि वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट है। तो वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट ही रॉन्गफुल एक्ट होता है टॉर्ट में। वॉयलेशन ऑफ मॉरल, सोशल और रिलीजियस ड्यूटी ये रॉन्गफुल एक्ट नहीं होता। रॉन्गफुल एक्ट होता है वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट्स। ठीक है, ये मेन चीज़ ही है बताने लायक रॉन्गफुल एक्ट में, क्योंकि एक मेन एलिमेंट है ये टॉर्ट का। ठीक है, पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट है लीगल डैमेज। तो लीगल डैमेज के बारे में हम क्या बोलेंगे, आप अगर देखेंगे नीचे तो समझ में आएगा। लीगल डैमेज होता क्या है, वो अगर डिफेंडेंट ने मतलब रॉन्ग डूअर ने अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, उसका रिजल्ट होता है लीगल डैमेज। तो अभी डैमेज और डैमेजेस में डिस्टिंक्शन है, ये आगे बताया गया है। ठीक है, मैं रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे JN पांडे बुक, वहाँ से बता रहा हूँ। वहाँ काफ़ी मिस्टेक्स है, वैसे आगे के टॉपिक्स भी हम उसी से कवर करेंगे, वो मिस्टेक्स जो है मैं आपको यहाँ
कवर करा दूंगा क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है या जो भी मिस्टेक्स होगी। अब लेकिन यहाँ समझिए, चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी तरीके से दी है काफ़ी सारी। यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ लीगल डैमेज जो बताया गया है, लीगल डैमेजेस में बताया है लीगल डैमेजेस होता क्या है। अगर रॉन्गफुल एक्ट किया गया है डिफेंडेंट ने, डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट का सीधा जो रिजल्ट होता है, जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट का, वो होता है डैमेज। अभी वो डैमेज जो है वो डैमेजेस से अलग है। डैमेज मतलब हार्म हो गया जो तुम्हारे किसी भी पर्सन को होता है बाय द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, ठीक है। लेकिन डैमेजेस जो होता है वो होता है कंपनसेशन, ठीक है। तो लीगल डैमेज इज नथिंग बट द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ डिफेंडेंट्स रॉन्गफुल एक्ट। देखिए हम एलिमेंट्स पढ़ रहे टॉट के, उसमें हमने पहला एलिमेंट जो ऊपर पढ़ा वो था रॉन्गफुल एक्ट। तो उसी रॉन्गफुल एक्ट का रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, तो डैमेज। डैमेज मतलब क्या, तो हार्म है, हार्म बेसिकली कहा गया ये है हार्म। डैमेज मतलब हार्म है, ठीक है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम डैमेजेस। डैमेजेस कंपनसेशन होता है, ठीक है। डैमेज होता है हार्म, ध्यान रखिए ये बात। अभी देखिए अगला पेज हम देखते हैं उसी का, पेज नंबर 14 में, यस ये है पेज नंबर 14 JN पांडे बुक का। इसमें से आगे का पार्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ कि लीगल डैमेज के बारे में हमने देखा। उसमें देखते ही फिर सबसे मेन चीज़ यहाँ बताई गई है कि ये डैमेजेस जो होते हैं, डैमेज जो होता है, ये एक्सटर्नल डैमेज हो या ये पिक्यूनियरी डैमेज हो। पिक्यूनियरी मतलब पैसे वाला। तो बेसिकली इसमें ऐसा है, घुमा फिरा के ये बताया गया है कि डैमेज को अगर हमें देखना है तो ये मेन दो चीज़ों से हम देख पाएंगे। मैं आता हूँ इस वर्ड पे, पिक्यूनियरी पे। पिक्यूनियरी का मतलब होता है मॉनिटरी, पैसों वाला लॉस। लेकिन देखिए इतना घुमा फिरा के समझने के बजाय पहले आप पार्ट में जो आपने बता दिया कि होता क्या है, वो डैमेज क्या होता है और डैमेजेस क्या होता है। देखिए डैमेजेस कंपनसेशन होता है, फिर आगे बताया कि भाई पिक्यूनियरी होता है वो, या फिर एक्शनल डैमेज होता है, ऐसा कोई हार्म जो आप जिसके लिए एक्शन ले सको और आपको अब उसके बदले में पिक्यूनियरी मॉनिटरी कंपनसेशन मिलता है। ये सारी बातें तो है मेन चीज़, लेकिन आप उसको बता सकते हो, रियल मीनिंग उसका बता सकते हो। यहाँ बताया गया है इन दो चीज़ों से, डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम से। तो समझिए इसका मतलब क्या होता है, डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम। देखिए डैमनम साइन इंजूरिया हम क्यों पढ़ रहे हैं, लीगल डैमेज के लिए, यही से हमको क्लियर होगा। डैमनम साइन इंजूरिया ये लैटिन मैगजीम है। इसका बेसिकली मतलब होता है, डैमनम का मतलब होता है देखिए डैमेज, और ये साइन का मतलब होता है विदाउट, और इंजुरिया का मतलब होता है इंजुरी। अब इंजुरी की जब भी हम बात करते हैं तो ये हो जाती है लीगल इंजुरी, इस बात को समझो। डैमेज जो हो गया ये नॉर्मल डैमेज, हार्म, और ये इंजुरिया जो है ये है इंजुरी, मतलब लीगल इंजुरी या इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट्स। लीगल इंजुरी मतलब आपको चोट पहुंची वो वाली नहीं, लीगल आपके कानूनी हक का, आपके कानूनी हक का अगर कहीं पे हनन होता है, अगर उसका क्या कहेंगे वायलेशन होता है, तो उसे कहा जाएगा इंजूरिया, ठीक है। तो डैमनम साइन इंजूरिया मतलब डैमेज विदाउट इंजूरिया, यानी डैमेज आपका हुआ है लेकिन लीगल राइट आपका हार्म नहीं हुआ है। तो ये कैसा बताया गया है यहाँ पे कि डैमनम मीन्स डैमेज, यहाँ पे ही बताया गया है डैमनम मीन्स डैमेज। और वो किस तरीके का हो सकता है, आपके मनी, कंफर्ट या हेल्थ का डैमेज हो सकता है। और इंजीरिया मीन्स होता है वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। ये मेन चीज़ समझने वाली है। देखिए अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको जो इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स पता है डैमेज, तो हमको लगता है डैमेज यानी नॉर्मल डैमेज, कोई भी डैमेज हमको चल जाएगा, ठीक है बात सही है, उसका डैमेज का मतलब वही होता है। और इंजुरी भी हमको लगता है वही इंजुरी है, लेकिन यहाँ पे टॉर्ट में, सिविल केस में इंजुरी जनरली यूज होता है इस टर्म्स में, इंजुरिया के टर्म्स में। इंजुरिया मतलब वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स, लीगल राइट्स की इंजुरी। और डैमेज जो वो नॉर्मल वाला डैमेज जो आपको हार्म होता है मॉनेटरी फॉर्म में या आपके हेल्थ या कंफर्ट के फॉर्म में, जो अगर आपको हार्म हो, वो हो गया डैमेज, ठीक है। तो डैमेज, दैट इज दिस डैमेज, हार्म रिलेटेड टू मनी, कंफर्ट एंड हेल्थ, बट विदाउट वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स, वो होता है डैमनम साइन इंजुरिया। डैमेज विदाउट इंजुरी, डैमेज विदाउट इंजुरी, इंजुरी मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स, यानी डैमेज तो आपका हुआ है, मॉनिटरी हुआ होगा, लेकिन लीगल राइट्स नहीं हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक उदाहरण उसका ये है कि भैया एक रेस्टोरेंट है, ये एक रेस्टोरेंट है और ये रेस्टोरेंट के बाजू में दूसरा एक रेस्टोरेंट ओपन हो गया। ये रेस्टोरेंट बहुत चल रहा था पहले, फॉर एग्जांपल होटल बर्तानिया है ये, और ये है अभी होटल ताज, ठीक है। तो अब ये रेस्टोरेंट पहले बहुत चलता था, ठीक है। अब बाजू में ये रेस्टोरेंट खुल गया, तो अब इसको तो लॉस हुआ ना, इसको पैसे का लॉस हुआ है, होटल बर्तानिया को पैसे का बहुत लॉस हुआ है होटल ताज के ओपन हो जाने के बाद।
तो अब ये जो रेस्टोरेंट है ये इसका डैमेज हुआ, लेकिन देखा जाए तो इसका कोई लीगल इसका राइट जो है वो वॉयलेट नहीं हुआ है। होटल बर्तानिया का लॉस हो रहा है पैसों से ही नया होटल खुलने की वजह से, लेकिन इसका लीगल राइट वॉयलेट नहीं हो रहा है। इसके लीगल राइट पे कोई हानि नहीं किया ताज वाले ने, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है डैमेज, मॉनेटरी डैमेज हुआ इसका, लेकिन लीगल राइट इसका इंज्योर्ड नहीं हुआ, वॉयलेट नहीं हुआ, इसलिए यह है डैमेज विदाउट इंजुरी, यानी डैमनम साइन इंजुरिया। देखिए अगला एग्जाम्पल जो यहाँ बुक में दिया है समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे यही थेरी जो मैंने आपको समझाया वो एक्सप्लेन की गई है। मॉनेटरी लॉस हो जाए लेकिन आपका लीगल राइट वॉयलेट ना हो तो वो कहलाएगा डैमनम साइन इंजूरिया। अब मेन इसमें आपको बताना ये है कि यहाँ पे आपको एक केस लॉ बताना है, मेरे ख्याल से वो नेक्स्ट पेज में दी है। हाँ ये रही वो केस लॉ, पेज नंबर नेक्स्ट था, या शायद पेज नंबर ठीक तरीके से आया नहीं है, कट गया है, लेट मी चेक आउट। हाँ ये है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल की एक केस है, इसमें शायद यहाँ पे दी गई है, राइट ये रहा। तो देखिए इसमें है ग्लॉसेस्टर लिखा है, इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ग्लॉस्टर होता है। तो ये ग्लॉस्टर ग्रामर एक स्कूल थी यूके में, उससे समझाया गया है यहाँ पे, तो उसी से समझने की कोशिश करना है आपको। ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल ये केस में समझा गया है डैमनम साइन इंजूरिया। जैसा मैंने आपको रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल बताया एग्जैक्टली वैसा ही ये एग्जांपल है। एक स्कूल थी, एक स्कूल है ये, उस स्कूल का नाम है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल, उसी के बाजू में किसी ने एक दूसरी स्कूल खोल दिया, S2 सेकेंड स्कूल। तो अब हुआ क्या, ये तो पहले अच्छा चलता था, इसका बहुत अच्छा चल रहा था, पैसा बहुत था इसके पास। अब दूसरी स्कूल खुल गई, जायज़ सी बात है, फीस थोड़ी कम रखी उसने, नई स्कूल, बहुत सारे बच्चे जो है वो यहाँ जाने लगे, यहाँ के भी बच्चे जो है वो इधर जाने लगे, तो ये यहाँ पर ज़्यादा बच्चे हो गए। तो अभी क्या हुआ, इसका मॉनिटरी लॉस हुआ स्कूल का, स्टूडेंट्स यहाँ चले गए ना, मॉनिटरी लॉस हुआ है ना, डैमेज हुआ। लेकिन भाई दूसरे को भी स्कूल खोलने का पूरा हक है, इसको पूरा हक है स्कूल खोलने का। इसने ऐसा करके इसके लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं किया, इसके लीगल राइट को इसने वॉयलेट नहीं किया। यानी ये स्कूल कौन सी है, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल। हुआ क्या था कि इसकी फीस थी पहले 40 पेंस, पेंस यानी वो जैसे हमारे यहाँ चिल्लर होते हैं ना, वैसे पाउंड का चिल्लर पेंस है, ठीक है। तो 40 पेंस पर क्वार्टर पर स्टूडेंट ये फीस थी। अब इन्होंने घटा के उसको 12 कर दिए, तो मॉनिटरी तो लॉस हुआ ना इनका। कितनी फीस थी इसकी, 40 थी, और 40 को घटा के इसने कितनी कर दिया, ग्लॉस्टर ग्रामर की बात कर रहा हूँ मैं, 40 को घटा के उसने कर दिया पर स्टूडेंट 12 पेंस पर स्टूडेंट, ठीक है। पर स्टूडेंट पहले कितनी थी, 40 पेंस थी, फिर 12 पेंस कर दिया पर स्टूडेंट पर क्वार्टर, ठीक है। इतनी फीस कर दिया, मॉनिटरी लॉस तो हुआ, इन्हें डैमेज हुआ। लेकिन बात को समझो, डैमेज हुआ लेकिन दूसरे ने जो स्कूल खोला, ये S2 दूसरे स्कूल ने जो स्कूल खोला है उसका तो लीगल राइट है ना भाई, वो भी खोल सकता है स्कूल। उसने ये जो स्कूल है ग्लॉस्टर ग्रामर, इसका कोई राइट वॉयलेट नहीं किया है, कोई वॉयलेशन यहाँ नहीं हुआ है, कोई भी वॉयलेशन नहीं हुआ है, इसने अपना राइट जो है वो यूज़ किया है। तो लीगल राइट का वॉयलेशन होना जरूरी है, ऐसे से तो भाई आपका मॉनिटरी लॉस हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है ना। हाँ अगर मैं उसके स्कूल में घुस के कुछ दीवार वगैरह तोड़ देता या ऐसी कोई गलत चीज़ कर देता तो उसका वो लीगल राइट का वॉयलेशन कहलाता तब, जैसे कि ट्रेसपास आप पढ़ेंगे बाद में। तो वो नहीं किया है इसने, सिर्फ क्या किया है, अपना लीगल राइट खुद का चलाया है, खुद का लीगल राइट चलाया, और उसके लिए इसने क्या किया, यहाँ पर उसका मॉनिटरी लॉस हो गया। तो ये डैमेजेस नहीं, डैमेज विदाउट इंजरी है, यानी डैमनम साइन इंजुरिया, यही पूरे केस में यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और केस दी गई है, अगर आप वो पढ़ो तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा केस चेस्मोर वर्सेस रिचर्ड्स का, उसमें कुछ नहीं था, कि उसमें भी ऐसा था कि एक मान लीजिए ये लैंड है किसी की, ये बाजू में पड़ोसी की लैंड है, उसने अपने ये एक ऐसी कहीं से तो भी एक ऐसे बीच में से कुछ ऐसे स्ट्रीम ऑफ वाटर आता होगा, अंदरूनी कोई लाइन होगी पानी आने की। तो इसने क्या किया था, यहाँ पर जो है अपने यहाँ पे एक रिजर्वायर, पानी का रिजर्वायर के लिए खोदकाम चालू किया इसने, ठीक है। इसने खोदकाम चालू किया, ये खोद रहा है ये ज़मीन। तो अब ये खोदते खोदते ये मान लीजिए स्ट्रीम ऑफ वाटर का जो पाइपलाइन होगा ये कट गया होगा, ठीक है। किसी तरीके से स्ट्रीम आ रहा था इस केस में, इसके अब आना कट गया। अब ये इसने जो किया, इसने जो लैंड का खोदकाम किया वो अपने ज़मीन पे किया, ठीक है, इसके ज़मीन पे नहीं किया। अपने ज़मीन पे करने का सबको हक है खोदकाम। तो वो जो उसने खोदा, उसने जो डिग किया,
अपने ज़मीन पे उसने रिजर्वायर जो है वो खोदने के लिए उसने काम किया और वो स्ट्रीम ऑफ वाटर कट गया, इसके आप पानी नहीं आ रहा था। अब इसके वजह से इसने केस डाला इस पे, तो कोर्ट ने बोला कि भाई इसका हक है, अपने आप खोद सकता है वो। तो इसीलिए इस पर जो है, इसका भले ही डैमेज हुआ है लेकिन इस बंदे ने इसका लीगल राइट वॉयलेट नहीं किया है। ठीक है, यही यहाँ पे यही ये चीज़ लिखी है चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स में। चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स को आप अगर देखेंगे तो बताया है कि प्लेंटिफ वॉज द ओनर ऑफ अ मिल, उसकी जो ज़मीन थी वो मिल की ज़मीन थी। ही हैड बीन यूजिंग द वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम, एक स्ट्रीम ऑफ वाटर आ रहा था उसके यहाँ, है ना, बहुत दिनों से वो यूज़ कर रहा था, 60 साल से। द डिफेंडेंट डग अ वेल ऑन देयर लैंड, ये डिफेंडेंट है, बाजू में ही उसकी ज़मीन है, उसने कुआं खोदा, उसके लिए उसने यहाँ पे खोद काम किया, तो ये स्ट्रीम कट गई होगी किसी तरीके से। द डिफेंडेंट डग अ वेल ऑन देयर लैंड, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्लेंटिफ मिल स्टॉप गेटिंग वाटर, उसके वजह से इसकी जो मिल है प्लेंटिफ की, जो केस डालता है वो होता है प्लेंटिफ, जिसके अगेंस्ट डाला है वो डिफेंडेंट। इसकी जो स्ट्रीम ऑफ वाटर थी जो इसके पास आ रही थी, ये कुआं खोदने से यहाँ खोद काम हो गया होगा, तो उसकी वजह से आना बंद हो गई। ठीक है, तो इसीलिए फिर इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट्स वर नॉट लायबल फॉर द लॉस, ये लायबल नहीं था इसके लॉस के लिए। क्यों? बिकॉज द डिफेंडेंट हैड लीगल राइट टू डिग अ वेल ऑन हिज ओन लैंड, इसका खुद का लीगल राइट है कि वो, यानी इस डिफेंडेंट का खुद का लीगल राइट है कि अपने ज़मीन पे वो खोद काम कर सकता है। तो ये हमने देखे डैमनम साइन इंजूरिया। आगे हम देखेंगे इंजूरिया साइन डैमनम, इसी के नेक्स्ट अभी मैं तुरंत बाद आपको बना देता हूँ ये, और इंजूरिया साइन डैमनम। देखिए अगला पॉइंट है इंजूरिया साइन डैमनम। अब देखिए इंजूरिया साइन डैमनम क्या होता है, शायद माइक चल नहीं रहा है, तो हम अगला पॉइंट देख रहे थे इंजूरिया साइन डैमनो, या उसको डैमनम भी पढ़ते हैं बहुत जगह, वही सीधा सीधा मतलब है उसका। डैमनम साइन इंजूरिया का उल्टा है ये, यानी इंजूरी साइन मतलब विदाउट, डैमनो या डैमनम मतलब डैमेज, सो इंजूरी विदाउट डैमेज, ये होता है इंजूरिया साइन डैमनम। अब आप बोलेंगे इंजूरिया और डैमेज दोनों वर्ड है, तो इंजूरी जैसे हमने देखा तो लीगल इंजूरी, लीगल राइट्स की इंजूरी, उनका वायलेशन होता है इंजूरिया। यानी इंजूरी यहाँ पे जब भी बोला जाता है सिविल लॉ में या टॉर्ट्स में, नॉर्मली वो होती है वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स, लीगल इंजूरी होती है। और डैमनम, डैमनम या डैमेज जब भी बोला जाता है तो वो डैमेज, लॉस, हार्म, फिजिकल हार्म। ठीक है, फिजिकल वो हो सकता है मॉनिटरी फॉर्म का, हेल्थ का, या आपके कंफर्ट का लॉस, ये फिजिकल नहीं है, कंफर्ट का लॉस। तो ये आपके कंफर्ट का लॉस, जैसे मैंने आपको न्यूसेंस बताया था, न्यूसेंस के केस में, न्यूसेंस यानी उपद्रव, न्यूसेंस के केस में बताया था मैंने कि भाई कोई ज़ोर ज़ोर से अगर डीजे बजा रहा है तो वो न्यूसेंस में आता है, तो उसमें आपके कंफर्ट का लॉस हो रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ टॉट। तो वही टॉट में हम देख रहे हैं कि इंजूरिया साइन डैमनम, हम लीगल डैमेज की बात कर रहे थे, लीगल डैमेज में हमको ये दो एस्पेक्ट पढ़ना ज़रूरी था। पहला हमने देखा डैमनम साइन इंजूरिया, उसी का उल्टा होता है इंजूरिया साइन डैमनम। तो इंजूरिया साइन डैमनम में हमने क्या बोला कि भैया इंजूरी लेकिन विदाउट दी डैमेज। अब इसमें कैसा है कि इंजरी हुई है मतलब आपके वॉयलेशन हुआ है आपके लीगल राइट्स का, लेकिन आपका कोई डैमेज नहीं हुआ, फिजिकल कोई डैमेज नहीं हुआ, आपके हेल्थ का या फिर आपके कंफर्ट का कोई डैमेज नहीं हुआ। तो उसमें कैसा है कि ऐसा अगर होता है तो वो आप इस केस में लीगल राइट आपका जब भी होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, और कोर्ट में जाएंगे तो आपके हक में निर्णय आएगा, डिसीजन आएगा। तो देखिए उसमें ऐसा बोला गया है, देखिए सालमन ने क्या कहा है, सालमन ने कहा है कि दो टाइप के टॉर्ट्स होते हैं। एक तो वो जो एक्शनेबल होता है, एक्शनेबल पर से, जो जिसमें आप एक्शन कोर्ट में आप सूट कर सकते हो जिसको, और विदाउट प्रूफ ऑफ एनी डैमेज, जिसमें आपको डैमेज बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर दूसरा होता है एक्शनेबल ओनली, जहां आपको प्रूफ ऑफ सम डैमेज बताना होता है। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा है कि इंजूरिया साइन डैमनम ऐसी चीज़ है, आपकी अगर लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ है, तो ये सेकंड टाइप में आ गया, जहां आपको प्रूफ ऑफ कोई डैमेज देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डैमेज वाली बात ही नहीं है। आपका अगर लीगल राइट वायलेट हुआ है, लीगल राइट वायलेट हुआ है, तो आपका लीगल राइट वायलेट होने पे पहली कैटेगरी आ गई, वो विदाउट प्रूफ ऑफ एनी डैमेज, वहाँ कोई डैमेज बताने की बात ही नहीं होती है। लीगल राइट वायलेट हो गया तो आप सीधा उसको, आप एक्शनेबल उसको समझ सकते हैं, यानी कोर्ट में आप सीधा जा सकते हैं और कोर्ट में जाके आप उसमें रिलीफ मांग सकते हैं। तो देखिए इसका एक बहुत क्लासिक केस है, वो है एशबी वर्सेस वाइट। केस बहुत सीधा सीधा था एशबी वर्सेस वाइट का। वो जो है प्लेंटिफ जो है, यानी कि एशबी,
प्लेंटिफ जो है वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए क्वालिफाइड था, वोटर था, और वो वोट देने जा रहा था। लेकिन डिफेंडेंट जो है वो एक रिटर्निंग ऑफिसर था, उसने रॉन्गफुली उसको, गलत तरीके से उसको वोट ही नहीं लिया, उसका रिफ्यूज़ किया उसका वोट लेने से। तो अब वो वोट नहीं दे सका, अब वोट नहीं दिया। लेकिन हुआ क्या था कि वो जो कैंडिडेट था ना जिसको वो वोट देने वाला था प्लेंटिफ, वो जीत गया। अब कैंडिडेट जीत गया तो उसका तो कोई डैमेज ही नहीं हुआ ना, क्योंकि जिसको वो वोट देने वाला था वो जीत गया, इसका डैमेज कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि डैमेज हुआ या नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि उसका जो लीगल राइट था, उसका लीगल राइट वायलेट हुआ, क्योंकि उसका वोट जो है, वोटर है वो, और उसको वो वोट नहीं दे सका, ही कुड नॉट गिव हिज वोट, वोट वो नहीं दे सका, तो लीगल राइट उसका वायलेट हुआ। तो लीगल राइट वायलेट हुआ तो कोर्ट ने क्या कहा कि भाई प्लेंटिफ का लीगल राइट वायलेट हुआ है एंड ही वॉज एंटाइटल टू डैमेजेस। तो ये कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने जो कहा वो होल्ट करके है, होल्ट, होल्ट नाम का चीफ जस्टिस है, उन्होंने ये निर्णय दिया, होल्ट नाम के चीफ जस्टिस ने। तो हम क्या पढ़ रहे थे, लीगल डैमेज, उसमें हमको ये इंजुरिया साइन डैमनम बताना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कोई डैमेज जो है वो इंजुरी हुई है अगर, ठीक है, तो वो इंजुरिया साइन डैमनम हम कहेंगे उसको। यानी ये बंदा वोट देने गया था, लेकिन जिसको वोट देने गया था वो कैंडिडेट जीत गया, और इसको लेकिन वोट देने नहीं मिला, ही कुड नॉट गिव हिज वोट। तो ये उसका लीगल राइट वायलेट हुआ। वो रिटर्निंग ऑफिसर जिसने इसको वोट देने नहीं दिया, वो रिटर्निंग ऑफिसर पे इसने केस किया। तो केस किया तो भैया बोला गया कि प्लेंटिफ का लीगल राइट जो है वो वायलेट हुआ है और उसको डैमेजेस यानी कि कंपनसेशन मिलना चाहिए। कंफ्यूज मत हुई है, जब भी डैमेजेस आता है तो ये डैमेजेस प्लूरल नहीं है, डैमेज का प्लूरल बहुवचन नहीं है, एक डैमेज दो डैमेजेस ऐसा नहीं है। ये डैमेजेस यानी कंपनसेशन होता है। तो डैमेज इसका नहीं हुआ है, कुछ हार्म नहीं हुआ है, वो सिंगल डैमेज शब्द है। लेकिन इसको डैमेजेस मिले, किसको, प्लेंटिफ को डैमेजेस यानी कंपनसेशन मिला। कंपनसेशन मिला किस लिए, क्योंकि उसका लीगल राइट वायलेट हुआ था, वो वोट नहीं कर सका, ही कुड नॉट गिव हिज वोट। तो ठीक है, यही है इंजुरिया साइन डैमनम, और इसमें एच बी वर्सेस वाइट का केस हमें बताना है। उसके बाद सिर्फ बचता अगर है टॉपिक तो वो है उसका इंजुरिया साइन डैमनम के बाद हमें देखना है लीगल रेमेडी। तो लीगल रेमेडी में ऐसा है कि लीगल रेमेडी, देखिए हम एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, एलिमेंट्स में हमने पढ़ा कि पहले होता है रॉन्गफुल एक्ट, वो हमने बता दिया, फिर लीगल डैमेज बताया, फिर लीगल रेमेडी। लीगल रेमेडी का मतलब ऐसा होता है, देखिए कि टॉट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ये तो हमने पढ़ा था, ये सॉल्वेंट की डेफिनेशन थी, उसमें रेमेडी होता है एक्शन, एक्शन यानी कि आप कोर्ट केस कर सकते हो अगर आप पे टॉट हुआ है तो, सिविल रॉन्ग आपके साथ हुआ है तो, और जिसके लिए आपको अनलिक्विडेटेड, प्री डिसाइडेड जो नहीं है यानी कोर्ट डिसाइड करेगा, ऐसे डैमेजेस आपको मिलते हैं, यानी कंपनसेशन मिलते हैं। तो ये है कि भैया मेन रेमेडी क्या हो सकती है टॉट की, डैमेजेस, ठीक है। देर आर अदर रेमेडीज ऑल्सो, जैसे स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ द चैटल एंड इन सर्टन केसेस इंजंक्शन। देखिए चैटल मतलब होता है ऑब्जेक्ट कोई भी, रेस्टिट्यूशन मतलब रिकवर करना किसी चीज़ को या रिस्टोर करना, और होता है इंजंक्शन। तो रेमेडी में क्या है भैया, एक है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यानी प्री डिसाइडेड जो नहीं होते, कोर्ट में मिलने वाले डैमेजेस यानी कंपनसेशन। दूसरा है रेस्टिट्यूशन ऑफ चैटल, ये रेमेडी है, उपाय है टॉट अगर आपके साथ होता है तो। और तीसरा है इंजंक्शन। तो इंजंक्शन और रेस्टिट्यूशन ऑफ चैटल ये मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं। शॉर्ट में क्या उसका मतलब वही होता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ चैटल मतलब क्या होता है, रिस्टोरेशन, जैसे कि हम किसी चीज़ को वापस दिला दे। फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है या चोरी हो गई है, किसी ने चुरा लिया है, एक्सीडेंट हुआ उसका, तो वो गाड़ी को वापस रिस्टोर करने के लिए वो चीज़ का पैसा जितना लगता है वो पैसा देना, यानी रेस्टिट्यूशन होगा उसका। चैटल मतलब वो चीज़ का रेस्टिट्यूशन। तो जैसे यहाँ तो रेस्टिट्यूशन ऑफ चैटल में, अब मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ, रिस्टोर करना गाड़ी को, वो पैसे के मामले में हुआ, उतना पैसा देके उसको रिस्टोर करके लेना जितना गाड़ी का नुकसान हुआ। हेडलाइट टूटा है तो हेडलाइट के पैसे देके वो रिस्टोर कर लेना। या दूसरा कि कोई चीज़ लेके चले गया है आपकी गलती से या उसके पास आ गई है तो उसको वापस लेना, ठीक है, कोर्ट से ऐसा ऑर्डर लेना कि मेरे को वो चीज़ वापस मिले, तो वो हो गया रेस्टिट्यूशन ऑफ चैटल। सादा गंदा हो गया ये, इसको ठीक कर लेता हूँ ज़रा मैं। तो वो हो गया रेस्टिट्यूशन ऑफ चैटल, वो चीज़ वापस लेना। या फिर मान लीजिए आपके कोई घर की चीज़ कोई उठा के ले गया गलती से, या उसके पास आ गई या और किसी तरीके से उसके पास है, तो उसको वापस लेना, उसका रेस्टिट्यूशन यानी वापस रिकवर करना वो। या दूसरा इंजंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहा है गलत, ट्रेसपास कर रहा है, बाजू वाला आपके घर के दीवार से बनाकर कुछ बना रहा है दीवार से लगकर, तो वो एक प्रकार से ट्रेसपास है, तो उसका इंजंक्शन है काम रोकना।
कोर्ट से ऑर्डर मिलता है चालू काम को रोकना, आगे ना होने देना, उसे कहते हैं इंजंक्शन। दूसरा है चीज़ें जो चली गई वो रिकवर करना, और पहला जो था सबसे मेन वो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो ये 3 रेमेडी मेन होती है कोर्ट में। अब इसमें आपको जब आप पढ़ रहे हो लीगल रेमेडी तो सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ये यूबी जस आईबी रेमेडियम। ये है लैटिन मैक्सिम एक होती है, इसका मतलब होता है वेयर देर इज़ अ राइट देर इज़ अ रेमेडी। जहाँ पे भी आपका राइट है, आपका हक है, वहाँ पे आपका रेमेडी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 जो है और आर्टिकल 226 ये उसके रेमेडी है। अगर आपका राइट कोई है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहा है, तो ये रेमेडी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 में है। वो हो गई रेमेडी, मतलब जहाँ आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है, वहाँ रेमेडी भी है। आर्टिकल 32 ये रेमेडी है। वैसे ही हर कानून में संविधान तो हर कानून का बाप है, उसका सबसे उसको बोलते हैं सुप्रीम लॉ, लॉ ऑफ द लॉ। वैसे ही हर कानून में भी जनरली रेमेडी होती है। कुछ भी जैसे टॉर्ट में, सिविल लॉ में अगर कुछ रॉन्ग हुआ आपके साथ तो जहाँ आपका राइट है वहाँ आपके लिए रेमेडी होगी। टॉर्ट में भी जहाँ आपका राइट है और वो वायलेट हुआ है तो वहाँ आपको रेमेडी मिलेगी। तो यही बताया है यूबी जस आईबी रेमेडियम का मतलब वो होता है। उसने ये बोला है कि लॉ ऑफ टॉट इज सेट टू बी डेवलपमेंट ऑफ मैक्सिम यूबी जस आईबी रेमेडियम। लॉ ऑफ टॉट जो है, लॉ ऑफ टॉट में बेसिकली अगर आपके साथ कोई राइट आपका है और वो उसका हनन होता है, वो वायलेट होता है, तो आपको उसके लिए रेमेडी मिलेगी। वेयर देर इज़ अ राइट देर इज़ अ रेमेडी। तो लॉ ऑफ टॉट बेसिकली वही है, बोलता है डेवलपमेंट ऑफ दिस मैक्सिम यू बी जस्ट आई बी रेमेडियम। तो लीगल रेमेडी में आपको इनफैक्ट वही बताना है, पहले सारी चीज़ें जो मैंने बताया, 3 टाइप की रेमेडी, रेस्टिट्यूशन ऑफ चैटल, अनलिक्विडेड डैमेजेस, इंजंक्शन, और फिर बताना है कि भैया यू बी जस्ट आई बी यूबी जस्ट आईबी रेमेडियम पे ये बेस्ड है। लॉ ऑफ टॉट जो है वो बेसिकली इसी मैगजीन के डेवलपमेंट पे बना है, यूबी जस्ट आईबी रेमेडियम के डेवलपमेंट पे ये बना है, ठीक है, उसको डेवलप करते हुए ये बना है। फिर उसके बाद आपको बताने के लिए इसमें यही है एच बी वर्सेस वाइट का आप फिर से एक बार बता दीजिए। यहाँ पे उसको रेमेडी मिली थी, होल्ट सीजे चीफ जस्टिस जो है उन्होंने रेमेडी दी थी क्योंकि उसका लीगल राइट वॉयलेट हुआ था। तो यही बताने वाली बात है मोटे मोटे तौर पे। अगर आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए आई तो आपको उसमें बताना क्या है एलिमेंट्स ऑफ टॉट में। सबसे पहले तो हमने जो देखे, लेट मी जस्ट चेक आउट यहाँ पे है क्या, यस पेज नंबर 14-15, यस दिस वन, रॉन्गफुल एक्ट है सबसे पहले। फिर उसके बाद है लीगल डैमेज। डैमेज क्या होता है, आपका अगर कुछ हार्म हो जाए तो उसमें आपको 2 केस लॉ बताने थे। इसमें मैंने आपको 2 केस लॉ बताया, डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम। लीगल रेमेडी में यूबी जस्ट आईबी रेमेडियम को आपको बताना है कि क्या क्या और रेमेडी होती है। रेस्टिट्यूशन ऑफ चैटल है, और रेस्टिट्यूशन ऑफ चैटल के अलावा लिक्विडेटेड डैमेजेस है, और उसके अलावा एक थर्ड और आपने देखा रेस्टिट्यूशन के अलावा आपने अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एक देखा, रेस्टिट्यूशन ऑफ चैटल एक देखा, और उसके अलावा एक थर्ड आपने चेक किया है डैमेजेस में, सॉरी रेमेडी में, वो है कि इंजंक्शन एक थर्ड होता है जहाँ पे कोई चलता काम आप रोक सकते हो। तो इंजंक्शन यानी कोर्ट से एक ऐसा ऑर्डर लेना, इंजंक्शन की चालू कोई काम है, फॉर एग्जांपल ट्रेसपास, उसको रुकवाना, ठीक है। तो वो इंजंक्शन भी एक प्रकार की रेमेडी। और रेमेडी में आपको बताना है यूबी जस्ट आईबी रेमेडियम, वेर देर इज़ अ राइट देर इज़ अ रेमेडी, उस पर ये बेस्ड है टॉट, लॉ ऑफ टॉट, उसके डेवलपमेंट पे ये बेस्ड है लॉ ऑफ टॉट। तो ओवरऑल एलिमेंट्स ऑफ टॉट या फिर जनरल कंडीशन ऑफ टॉट्स यही होते हैं, ये 3 चीज़ें यही आपको बतानी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट पे बताइए, मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की उसको। थैंक यू।